का था। जुयंग ने लिंगहान टेंपल में आते हुए फेंग और लीना को वहाँ पे मौजूद डीमन कल्टीवेटर्स पे अटैक करने के लिए कह दिया था और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ फेंग और लीना दोनों ने अपनी पावर्स का यूज करते हुए उन सभी डीमन कल्टीवेटर्स को बहुत ही आसानी से मार दिया था। जो देखकर उनका लीडर उनसे कहता है, तुम सभी लोग कौन हो और तुमने मेरे डिसेबल्स पे अटैक करने की हिम्मत कैसे की? अब मैं तुम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और ये कहकर डीमन क्लैन का वो एल्डर एक पॉइजन फॉर्मेशन बनाता है और उस फॉर्मेशन के अंदर काफी सारे सिल्क वॉर्म्स कीड़े मौजूद थे जिन्होंने फेंग और लीना पे अटैक कर दिया था। जो देखकर वो लीडर खुश होते हुए फेंग और लीना से कहता है, अब तुम दोनों के पास ज्यादा टाइम नहीं बचा, क्योंकि जैसे ये सिल्क वॉर्म तुम्हारी बॉडी के अंदर इंटर करेगा तुम दोनों इसके पॉइजन से उसी वक्त मारे जाओगे और ये सब इतनी जल्दी होगा कि तुम दोनों को समझ ही नहीं आएगी कि हम दोनों के साथ हुआ क्या। और अभी वो एल्डर ये कह ही रहा था कि तभी फेंग ने अपनी क्रेजी व्हील टेक्निक का यूज करते हुए अपने फायर व्हील से उस एल्डर पे अटैक कर दिया था। और जैसे ही वो व्हील उस एल्डर को लगता है तो वो एल्डर अपने साथ वाले पिलर के साथ जा टकराता है। जो देखकर फेंग उस एल्डर का मजाक उड़ाते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगा था तुम अपने इस ग्रैंडपा के सामने ये छोटी मोटी ट्रिक्स प्ले करके जीत जाओगे? और तभी लीना ने भी अपनी पॉइजन पावर का यूज करते हुए उस पॉइजन फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया था, क्योंकि लीना की पॉइजन पावर इस वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पावरफुल थी और ऐसी छोटी मोटी पॉइजन फॉर्मेशन उसके सामने कुछ भी नहीं थी। उस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने के बाद लीना कहती है, ये तो बहुत ही ज्यादा बोरिंग था, मुझे लगा था ये एक मैजिक पॉइजन कल्टीवेटर है तो ये जरूर कुछ बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग करेगा, लेकिन इसे तो मैजिक पॉइजन के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसे मारकर तो मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आया। और फेंग और लीना को इतनी आसानी से उन सभी डीमन कल्टीवेटर्स को मारते हुए देखकर वो सभी मोंक्स बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे। और तभी वो दोनों जुयंग के पास जाते हुए उससे कहते हैं, मास्टर जैसा कि आपने कहा था हमने उन सभी डीमन कल्टीवेटर्स को मार दिया। जिसपे जुयंग कहता है वो सभी डीमन कल्टीवेटर्स तो मारे गए, लेकिन वो धोखेबाज जिसने उनका साथ दिया था वो अभी भी यहाँ मौजूद है। जुयंग की ये बात सुनकर फेंग और लीना दोनों अपना ऑरा रिलीज करते हुए गुस्से से कहते हैं, कौन है वो धोखेबाज, सामने आओ। लेकिन वो सामने नहीं आता। जो देखकर जुयंग ने अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए उसे खुद ही अपने पास बुला लिया था। और जब उन मोक्स को पता चलता है कि उनके एक साथी ही धोखेबाज है तो वो सभी बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे और उन्हें इस बात पे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनका अपने एक साथी उन्हें धोखा दे सकता है। और तभी जुयंग अपनी स्पिरिचुअल ऑरा से उस मोक पे अटैक करता है और ऐसा होते ही उस मोक से ब्लैक एनर्जी निकलने लगी थी, जिसका मतलब था कि ये मोक भी डीमन क्लैन के साथ मिला हुआ था और ये उन्हीं की कल्टीवेशन को प्रैक्टिस कर रहा था। और अब ये देखकर उन सभी मोक्स को भी यकीन हो गया था कि वाकई ये मोक जिसका नाम टियानजुन था वो धोखेबाज है। और अचानक टियानजुन की स्पिरिचुअल एनर्जी को चेंज होते हुए देखकर वो बर्निंग क्रू कहता है, अचानक से इसकी प्योर एनर्जी ब्लैक एनर्जी में कैसे ट्रांसफॉर्म हो गई? और तभी वो मोस्टर गुस्से से टियानजुन से कहता है, हमने तुम्हारे साथ क्या बुरा किया था जो तुमने हमारे टेंपल के साथ ऐसा किया? यहाँ पे तो सभी तुम्हें अपना भाई मानते थे और तुम अपने ही भाइयों को धोखा देकर ब्लैक मैजिक को कल्टीवेट करने लगे। जिसपे टियानजुन कहता है, तो तुम्हारे इस टेंपल की कल्टीवेशन का यूज है क्या? तुम्हारे इस टेंपल की कल्टीवेशन बहुत ही ज्यादा बेकार है। अगर तुम्हारी ये कल्टीवेशन इतनी ज्यादा पावरफुल होती तो इस टेंपल के फाउंडर हाउची जो अपने पीक पे पहुंच गए थे वो इतनी आसानी से नहीं मारे जाते और ना ही आई तुम लोगों को उन डीमन कल्टीवेटर से डरना पड़ता। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन ये वांग मो सिटी हमारे इस टेंपल को अपने अंडर ले लेगी। वहीं हाउची का नाम सुनकर जुयंग अपने पास्ट में चला गया था जहाँ वो अपने एक पेट के साथ खेल रहा था और तभी वहाँ पे एक मोक बच्चा आता है जो कि और कोई नहीं हाउची ही था। वो वहाँ आते हुए जुयंग से कहता है, क्लैन लीडर मैं आपको अपना मास्टर बनाना चाहता हूँ। जिसपे जुयंग उससे कहता है, तुम इमोर्टल रियलम के बुद्धा हो और बुद्धा किसी को अपना मास्टर नहीं बनाते और ना ही तुम हमेशा मेरे भरोसे रह पाओगे। जिसपे हाउची कहता है, नहीं, बुद्धा भी किसी ऐसे पर्सन को अपना मास्टर बना सकते हैं जिसका दिल प्योर होता है और वो हमेशा दूसरों की मदद करने के बारे में सोचता है। और आपने तो इस वर्ल्ड में सभी बुरे डीमंस को खत्म कर दिया, इसलिए मैं आपकी वर्शिप करते हुए आपको अपना मास्टर बनाना चाहता हूँ। हाउची की ये बात सुनकर जुयंग उसके पास आकर उसे एक इमोर्टल फ्रूट देते हुए कहता है, तुम इस फ्रूट को खा लो। इस फ्रूट को खाने के बाद 10 सालों के अंदर अंदर तुम्हारी पावर्स काफी ज्यादा बढ़ जाएंगी और उसी के साथ तुम इमोर्टल रियलम में भी ब्रेक थ्रू कर लोगे और ऐसा होते ही तुम वापस इमोर्टल रियलम में चले जाना और अब तुम मुझे और ज्यादा परेशान मत करो। और ये कहते हुए जुयंग अपने पैलेस के अंदर चला गया था, लेकिन हाउची भी हार नहीं मानता। वो जुयंग से कहता है, मैं इस इमोर्टल रियलम में अपना एक सेक्ट बनाऊंगा जहाँ पे अमीर और गरीब में कोई भी फर्क नहीं होगा। हाउची की ये बात सुनकर जुयंग दोबारा उसके पास आकर उसके सर पे हाथ फेरते हुए कहता है, तुम अभी इस इमोर्टल रियलम को अच्छी तरह से नहीं जानते, यहाँ पे कोई भी किसी के इक्वल नहीं हो सकता। जुयंग की ये बात सुनकर हाउची उससे कहता है, तो फिर प्लीज आप मुझे अपना डिसेबल बना ले और वैसे भी आपके सभी डिसेबल्स एक दिन इमोर्टल रियलम में ब्रेक थ्रू करते हुए आपको छोड़कर इमोर्टल रियलम में चले जाएंगे, जिसके बाद आप बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। और अगर आप मुझे अपना डिसेबल बना लेते हैं तो मैं कसम खाता हूँ मैं मरने तक आपके साथ रहूंगा। लेकिन जुयंग हाउची को कोई भी जवाब नहीं देता और वो चुपचाप अपने पैलेस के अंदर चला गया था। जो देखकर हाउची कहता है, मास्टर मैं अपने सेक्ट की शुरुआत आपके इसी फ्रूट से करूंगा और आगे चलकर यही फ्रूट मेरे सेक्ट की पहचान बनेगा, क्योंकि मैं इस फ्रूट को प्लांट करके एक बड़े से ट्री में ट्रांसफॉर्म कर दूंगा। और ये
कहकर हाउची जुयंग से कहता है, मास्टर मुझे उम्मीद है आप बहुत ही जल्द की गेटिंग स्टेज से ब्रेक थ्रू करते हुए नेक्स्ट लेवल में पहुंच जाएंगे और मुझे इस दिन का बेसब्री से इंतजार रहेगा। और ये कहते हुए हाउची वहाँ से चला गया था। उसके वहाँ से जाते ही जुयंग अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करता है, जिससे सभी फ्लावर्स की पत्तियां वहाँ पे चारों तरफ फैल गई थी। उसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ टियानजुन अपने साथियों से कहता है, मैं तुम लोगों जैसा बेवकूफ नहीं हूँ, क्योंकि तुम सभी का मोटिव भी हाउची की तरह ही है, इस पूरे वर्ल्ड में फ्लावर्स की पत्तियों को फैलाना। पर मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं सिचुएशन देकर अपने आप को उसी सिचुएशन में ढाल देता हूँ। और ये कहते हुए टियानजुन अपना ब्लैक ऑरा रिलीज करता है और ऐसा होते ही उसके फोरहेड पे एक मैजिक कोर अपीयर हो गई थी। जिसके बाद टियानजुन उन सभी को बताता है कि ये मैजिक कोर एक टाइगर बीस्ट की है, जो कि मुझे डीमन क्लैन के एल्डर ने दी थी। और ये कहकर वो जुयंग को धमकी देते हुए कहता है, मुझे छोड़ दो वरना मैं इस मैजिक कोर को ब्लास्ट कर दूंगा। जिसके बाद ये पूरा लिंगहन टेंपल भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जिसपे जुयंग उससे कहता, इंटरेस्टिंग, लेकिन तुम ऐसा कभी भी नहीं कर पाओगे। और ये कहकर जुयंग ने अपनी पावर का यूज करते हुए उसकी मैजिक कोर को फ्रीज कर दिया था, जो देखकर टियानजुन बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया था और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि आखिर उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। और तभी जुयंग ने उसकी मैजिक कोर को उसके फोरहेड से बाहर निकालते हुए उसे एक चुटकी बजाकर ब्लास्ट कर दिया था। और जैसे ही वो कोर डिस्ट्रॉय होती है तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, लेकिन जुयंग ने उस ब्लास्ट के चारों तरफ शील्ड लगाकर उस ब्लास्ट को वहीं खत्म कर दिया था। और इस सब में टियानजुन भी वहीं खत्म हो गया था। इवन उसकी बॉडी भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई थी। और जुयंग को इस तरह से एक ब्लास्ट को कंट्रोल करते हुए देखकर उसके सभी डिसेबल्स बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे। और फेंग जुयंग की तारीफ करते हुए कहता है, मास्टर आप तो वाकई काफी ज्यादा पावरफुल हैं। वहीं वो बर्निंग करो भी जुयंग से काफी ज्यादा इंप्रेस हो गया था और वो अपने मन में कहता है, मैं वाकई काफी ज्यादा लकी हूँ जो मुझे इतना ज्यादा पावरफुल बॉस मिला है। और तभी जुयंग वहाँ से जंप करता हुआ कहीं चला जाता है, जो देखकर उसके सभी डिसेबल्स कहते हैं, मास्टर आप कहाँ जा रहे हैं। और ये कहकर वो सब भी जुयंग के पीछे चले गए थे। और तभी हम जुयंग को हाउची की उसी पेड़ के पास देखते हैं, जहाँ अब वो पेड़ पूरी तरह से सूख चुका था, जो देखकर वो मास्टर जुयंग को बताता है कि ये पेड़ मास्टर हाउची के मरने के बाद ही इसी तरह से सूख गया था। और तभी जुयंग को हाउची की वही बात याद आती है, जहाँ उसने जुयंग से बोला था कि मैं अपने सेट की शुरुआत इस फ्रूट को प्लांट करके ही करूंगा। और ये सब सोचते हुए जुयंग को हाउची की काफी ज्यादा याद आती है। जिसके बाद जुयंग ने अपनी लाइट स्पिरिचुअल पावर का यूज करके उस ट्री को दोबारा रिबोर्न कर दिया था और पहले की तरह उस पेड़ से फ्लावर की पत्तियां उड़ते हुए चारों तरफ घूमने लगती हैं। और ये देखकर वो मोस्टर काफी ज्यादा हैरान हो गया था। जिसके बाद वो सभी उन पत्तियों को देखते हुए हाउची को याद करने लगते हैं। उसके बाद हमें डीमन क्लैन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे तीनों एल्डर्स के दरमियान मीटिंग चल रही थी। और तभी उनमें से एक एल्डर द ग्रेट एल्डर से कहता है, आप तो वाकई काफी ज्यादा अमेजिंग हैं। आपने अपने आदमियों को लिंगहन टेंपल में भेजकर बहुत अच्छा किया, क्योंकि हमारे ओल्ड डीमन एम्परर भी यही चाहते थे। मैं आपके इस काम के लिए आपसे वाकई बहुत ज्यादा खुश हूँ। जिसपे वो ग्रेट एल्डर कहता है, ओल्ड डीमन एम्परर हमारे साथ बहुत ही ज्यादा अच्छे थे। अब अगर हम लोग उनके असूलों पर नहीं चलते तो फिर हमारे जीने का कोई फायदा नहीं। जिसपे वो दूसरा एल्डर कहता है, ग्रेट एल्डर आपने जो किया है मुझे डर है कि हमारी न्यू एम्परर को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। जिसपे वो ग्रेट एल्डर कहता है, जिन हुआंग जो कि हमारी नई एम्परर है, उसे ये बात पसंद आए या ना आए, लेकिन हम तो ओल्ड एम्परर के ही असूलों पर चलेंगे। और अभी वो लोग इसी तरह से बातें कर ही रहे थे कि तभी उस एल्डर के दो आदमी दरवाजा तोड़ते हुए अंदर आ गिरते हैं। और तभी वहाँ पे क्वीन एम्परर की एक गार्ड आते हुए उन तीनों से कहती है, क्वीन एम्परर ने आप तीनों को अपने साथ बात करने के लिए बुलाया था, लेकिन आपको देखते हुए तो ऐसा लग रहा है जैसे आप तीनों अपनी ही पार्टी में मसरूफ हैं। उस गार्ड लड़की की ये बात सुनकर वो ग्रेट एल्डर गुस्से से कहता है, मैं उसे क्वीन एम्परर नहीं मानता। ये सुनकर उस गार्ड लड़की ने आगे बढ़ते हुए उस ग्रेट एल्डर पे अटैक कर दिया था, लेकिन वो ग्रेट एल्डर काफी ज्यादा पावरफुल था। उसने उस लड़की के अटैक को रोकते हुए उल्टा उसी के ऊपर अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से वो लड़की उड़ते हुए काफी पीछे चली गई थी। और ये देखकर वो ग्रेट एल्डर उस लड़की का मजाक उड़ाते हुए कहता है, क्या क्वीन की गार्ड में सिर्फ इतना ही दम था। और अभी वो ये सब कह ही रहा था कि तभी उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा का प्रेशर पड़ने लगता है, जिसकी वजह से वो नीचे जमीन के साथ चिपक गया था। और तभी वो क्वीन एम्परर वहाँ आते हुए अपनी गार्ड से कहती है, तुम इन तीनों को मेरे पास आने के लिए ब्लेम मत करो, क्योंकि अब ये तीनों बहुत ज्यादा बूढ़े हो चुके हैं, तो हो सकता है ये मेरी बात भूल गए होंगे। और ये कहकर वो क्वीन एम्परर उस ग्रेट एल्डर के फेस पे अपना पाँव रखते हुए वहाँ से आगे बढ़कर उस एल्डर की चेयर पर जाकर बैठ गई थी। और वहाँ बैठते हुए वो बाकी दोनों एल्डर से पूछती है कि मेरे पीछे तुम मेरे खिलाफ क्या साजिश कर रहे थे। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।